हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो एक्समैन के बारे में तो सब जानते हैं कि सुपर हीरो का ऐसा ग्रुप जो कि हमें एंटी सुपर हीरो के खतरे से बचाता है। तो आज हम एक्समैन सीरीज की पहली मूवी यानी कि इन सब एक्समैन के ओरिजिन के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हम जानेंगे कि प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो के बीच की लड़ाई दोनों की विचारधाराओं की वजह से है, इसलिए वो एक दूसरे की जान नहीं लेते क्योंकि वो खुद को एक दूसरे के सामने प्रूव करना चाहते हैं कि वो अपने विचारों के साथ हमेशा से ही सही थे। और लोग सही कहते हैं कि दोस्ती जितनी पुरानी हो वहाँ पर दुश्मनी उतनी ही गहरी होती है। तो चलिए इनके बचपन को जानते हुए समझते हैं कि गहरी दोस्ती के बावजूद भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ कैसे हो गए। तो साल है 1984 का और समय है वर्ल्ड वॉर 2 के एंड का, जहाँ पर उन देशों के लोग आजाद हो रहे थे जिन्हें नाजियों ने गुलाम बनाया था। वहीं हम एक छोटे लड़के एरिक स्लैश मैग्नेटो को देखते हैं, जिसे सोल्जर्स उसकी माँ से अलग कर देते हैं। तो एरिक गुस्से में अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ का गेट ही उखाड़ देता है। तो वहीं पर एक नाजी साइंटिस्ट सेबेस्टियन शॉ एरिक को एक ऐसा करते हुए देख लेता है और एरिक के साथ उसकी माँ को अपने ऑफिस में बुलाता है। अब शॉ एरिक के सामने एक सिक्का रखकर उसे उस सिक्के को हिलाने को बोलता है। कोशिश करने के बावजूद भी एरिक उस सिक्के को नहीं हिला पाता। तो शॉ एरिक की माँ को उसी के सामने मार देता है। अपनी माँ की मौत देखकर एरिक गुस्से में अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी पोटेंशियल शॉ को दिखाकर पहले वहाँ के गार्ड्स को मारता है, फिर वो पूरा ऑफिस से उखाड़ देता है। पर किसी तरह शॉ उससे बचकर निकल गया था क्योंकि उसके पास भी पावर्स थी और इसके पावर्स के बारे में हम आगे जानेंगे। बात करें एरिक के पावर की तो वो आयरन से बनी हर चीज को कंट्रोल कर सकता है। एरिक के बचपन में घटी इस इंसिडेंट को देखकर हम समझ पाते हैं कि उसे बड़े होने में कितनी परेशानी हुई होगी। लोगों ने उसे और उसकी शक्तियों को कभी अपनाया नहीं होगा। इधर शहर के एक घर में हम चार्ल्स को देखते हैं जो कि एक अमीर घराने से है और उसके पास टेलीपैथी की पावर है। मतलब वो किसी के मन की बात को जान सकता है, उसके दिमाग में घुसकर अपनी बात मनवा भी सकता है। अपने ही घर में उसकी मुलाकात रेवन से होती है। अभी रेवन उसके घर में खाना चुराने आई थी। और बात करें रेवन के पावर्स की तो वो किसी भी इंसान के रूप में बदल सकती थी। कॉमिक्स में यहाँ तक दिखा रखा है कि रेवन जिस किसी का भी रूप लेती है उसकी पावर्स भी उसके पास आ जाती है। अब रेवन की ओरिजिनल बॉडी ब्लू कलर की थी और बाल भी रेड थे। तो चार्ल्स रेवन को उसे हमेशा ह्यूमंस की तरह रहने को बोलता है ताकि उसे देखकर कोई ह्यूमन डर न जाए। रेवन भी ह्यूमन फॉर्म में चार्ल्स के घर में ही रहने लगती है क्योंकि चार्ल्स को उसके ही जैसा कोई दोस्त चाहिए था। अब इस दुनिया में जिन लोगों के पास भी पावर्स होती है उन्हें म्यूटेंट कहते हैं और सारे म्यूटेंट अभी नेचुरली अपनी पावर्स के साथ ही पैदा होते हैं। मतलब इनके डीएनए में ही पावर रहती है। सीन 18 साल आगे बढ़ता है और हमें बड़े एरिक को उसी सिक्के के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है जिसे शॉ ने उसके बचपन में मूव करने को बोला था। वहीं हम उसके रूम में एक चार्ट देखते हैं। मतलब एरिक अभी भी शॉ को ढूंढ रहा है ताकि वो उससे अपनी माँ की मौत का बदला ले सके। अब हम आगे एक CIA एजेंट मोरियो को देखते हैं जो अभी यूएस कॉर्नर पर अपनी नजर बनाए हुए है और कॉर्नर अभी पार्टी के लिए हेलफायर क्लब में आया हुआ है, जहाँ वो इस क्लब के मालिक शॉ से मिलता है जो कि अपने म्यूटेंट साथियों के साथ था। बात करें शॉ के टीम की पहली मेंबर की तो वो एम्मा है। इसके पास भी चार्ल्स की तरह ही टेलीपैथी की पावर है जिसमें ये लोगों के माइंड को रीड करके उन्हें मनचाहा विजन भी दिखा सकती है। और तो और वो खुद डायमंड में बदल सकती है। आपको तो पता ही होगा कि डायमंड को तोड़ना कितना मुश्किल होता है। दूसरे बंदे का नाम है एजाजेल जो किसी को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, बस उसने वो जगह पहले भी देख रखी हो। और तीसरे बंदे का नाम है रिपटाइड जो कि सुनामी टॉर्नेडो लाने की काबिलियत रखता है। यहाँ वो यूएस कॉर्नर को धमकाते हैं कि न्यूक्लियर मिसाइल की डायरेक्शन टर्की देश की ओर करे क्योंकि टर्की को रशिया सपोर्ट कर रहा है। अभी का टाइम कोल्ड वॉर का है जिसमें माहौल पूरी दुनिया में गर्म है और शाह यही चाहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। तो ऐसे कॉर्नर को यूएस के वॉर कंट्रोल डिपार्टमेंट में टेलीपोर्ट कर देता है। यूएस कॉर्नर भी अपने साथियों से न्यूक्लियर मिसाइल को टर्की देश की ओर पॉइंट करवा देता है। अब कॉर्नर को पता था कि शॉ एक क्रिमिनल है जिसे सभी एजेंसीज ढूंढ रही हैं। तो अगले दिन कॉर्नर शॉ के शिप पर जाकर उसे पैसों के लिए धमकाता है कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो पूरी शिप एक ग्रेनेड की मदद से उड़ा देगा। पर शॉ कॉर्नर से ग्रेनेड लेकर उसका पिन निकाल देता है। अब जब वो ग्रेनेड ब्लास्ट करता है तो शॉ उस ग्रेनेड से निकली सारी एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है और फिर उस एनर्जी को सिर्फ कॉर्नर की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, जिससे कॉर्नर की पूरी बॉडी ही ब्लास्ट
ब्लास्ट हो जाती है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि शॉ के पास एनर्जी कंट्रोल करने और ट्रांसफर करने की पावर्स हैं। कॉर्नल पर CIA की नजर भी होती है तो मोइरा को भी पता चल जाता है कि कॉर्नल को शॉ ने मार दिया है और शॉ खुद भी एक म्यूटेंट है। अब इन म्यूटेंट को समझने के लिए वो चार्ल्स के पास जाती है क्योंकि चार्ल्स ने म्यूटेंट की म्यूटेंट DNA पर काफी लेक्चर्स दिए होते हैं और वो मोइरा को कंफर्म करता है कि हमारी दुनिया में बहुत सारे म्यूटेंट हैं इंक्लूडिंग हिम। मोइरा अपनी सारी रिपोर्ट CIA की मीटिंग्स में अपनी सीनियर्स को दिखाती है, जिसके बाद CIA शॉ को पकड़ने के लिए कुछ म्यूटेंट्स की टीम को शामिल करने को बोलते हैं। साथ ही में वो म्यूटेंट्स की ट्रेनिंग के लिए न्यू फैसिलिटी डिवीजन X बनाते हैं जहां म्यूटेंट खुद की पावर्स को इम्प्रूव करेंगे। इसकी जिम्मेदारी चार्ल्स पर ही थी और चार्ल्स अपनी पावर्स से सबसे पहले शॉ को ढूंढता है। हम देख पाते हैं कि शॉ अभी भी अपनी यॉट पर अपने साथियों के साथ ही था और तभी वहां पर एरिक शॉ को मारने आ जाता है। अभी तक एरिक को ये नहीं पता होता कि शॉ और उसके साथी भी उसी तरह के म्यूटेंट हैं। तो एमा एरिक के दिमाग में घुसकर उसे तकलीफ देने लगती है, पर एरिक दर्द को सहते हुए पूरे शिप को डुबाने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और उसे ही समुद्र में फेंक दिया जाता है। एरिक समुद्र में डूबते हुए भी अपनी पावर्स की मदद से शॉ के शिप को डुबाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे बचाने के लिए वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है और एरिक को अपने साथ CIA के डिवीजन X में ले आता है। डिवीजन X में आने के बाद एरिक को पता चलता है कि यहाँ पर वो नए म्यूटेंट्स को ट्रेन करके गवर्नमेंट के साथ ही काम करेंगे, पर एरिक का मिशन अलग था। उसे सिर्फ शॉ से अपना बदला चाहिए था, तो वो डिवीजन X को छोड़ जाने लगता है, पर उसे चार्ल्स रोककर समझाता है कि वो अकेले शॉ की टीम से नहीं भिड़ सकता था क्योंकि उसके पास म्यूटेंट की एक टीम है। एरिक भी समझ जाता है कि शॉ से लड़ने के लिए उसे भी म्यूटेंट की एक टीम चाहिए, तो वो चार्ल्स के साथ रुकने का फैसला करता है। अब सब अगले दिन डिवीजन X के साइंटिस्ट हैंक से मिलते हैं जो खुद भी एक म्यूटेंट है। बात करें हैंक की पावर की तो वो बहुत तेज दौड़ सकता है क्योंकि उसके पैर काफी बड़े बड़े हैं, वहीं पर उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ दिमाग भी है। लैब में हैंक ने चार्ल्स के लिए एक मशीन कैरी प्रो बनाई थी। अभी ये पूरी मशीन का बस प्रोटोटाइप ही था। इस मशीन को यूज करने पर चार्ल्स की शक्तियां बढ़ जाती हैं और इसी मशीन का यूज करके वो अपनी टीम में नए म्यूटेंट्स को शामिल करते हैं। चार्ल्स को एक म्यूटेंट मिलता है जिसकी उम्र 100 साल से भी ऊपर थी और फिर भी उसकी एनर्जी और पावर बहुत ही ज्यादा थी। अब जब चार्ल्स एरिक के साथ उसके पास जाते हैं तो हमें पता चलता है कि म्यूटेंट वुल्वरीन है और वुल्वरीन दोनों को गाली देकर वहाँ से भगा देता है। तो वुल्वरीन से गाली सुनने के बाद दोनों बाकी के म्यूटेंट्स को अपनी टीम में शामिल करने जाते हैं, जिसमें सबसे पहले वो एक क्लब की डांसर एंजल सेल्वाडोर को शामिल करते हैं। बात करें एंजल सेल्वाडोर की तो उसके पंख हैं जिसके सहारे वो उड़ सकती है, वहीं वो अपने मुंह से जहरीली एसिड भी निकालती है और उसकी काम करने की जगह से आप उसके लिविंग कंडीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इनकी टीम का दूसरा मेंबर है पंछी। इस बंदे की पावर्स ये है कि ये चिल्लाता है तो इसके मुंह से सुपरसोनिक वेव्स निकलती हैं, मतलब ये किसी के सामने चिल्ला दे तो वो इंसान बहरा होने के साथ मर भी सकता है। तीसरा बंदा है डार्विन। इसकी पावर भी काफी कूल है जिसमें इस बंदे की बॉडी नेचर्स के साथ खुद को अडॉप्ट कर सकती है। जैसे अगर ये पानी में जाता है तो इसके गिल्स आ जाएंगे, पत्थर से मिलेगा तो पत्थर की तरह हो जाएगा। और अब चौथे और लास्ट बंदे का नाम है हॉक, जिसकी बॉडी अंदर से ही प्लाज्मा रेडिएशन निकालती है और इस रेडिएशन से हॉक सामने हमला करके किसी भी मेटल को बर्बाद कर सकता है। ये चारों डिवीजन X में आते हैं। अभी ये चारों सही तरीके से अपनी पावर्स का फुल पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं और डिवीजन X में उन्हें ट्रेन करके उनकी पावर्स को बढ़ाया जाएगा। हैंक हॉक को एक डिवाइस देता है जिसमें वो अपनी प्लाज्मा रेडिएशन की शक्ति को एक ही डायरेक्शन में शूट कर सकता था। वहीं ट्रेनिंग में चार्ल्स एरिक को एक बड़ा सा एंटीना मूव करने को बोलता है, पर एरिक पूरा जोर लगाने के बाद भी उस एंटीना को मूव नहीं करवा पाता। तो चार्ल्स एरिक के दिमाग में घुसकर उसे उसकी माँ के साथ बिताया हुआ पल याद दिलाता है। एरिक अपने बदले की आग और गुस्से में अपनी माँ के साथ बिताए इस पल को भी भूल चुका था। तो चार्ल्स उसे समझाता है कि उसे सिर्फ गुस्से से अपनी पावर्स को यूज नहीं करना चाहिए और जब एरिक अपने गुस्से को भुलाकर प्यार से उस एंटीना को मूव करवाता है तो वह एंटीना बड़ी ही आसानी से मूव हो जाता है। इसी तरह से चार्ल्स सबकी मदद करके उनकी पावर्स को एनहांस करवाता है। ट्रेनिंग के दौरान एरिक और चार्ल्स के बीच में हमें गहरी दोस्ती डेवलप होते हुए दिखती है। वहीं पर चार्ल्स और मोइरा भी रिलेशन में आ रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि शॉ जैसे कॉर्नल से मिलकर युद्ध की हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा था, उसी तरह अब वो रशिया के जनरल से मिलकर उन्हें अमेरिका के खिलाफ भड़काने वाला था ताकि वर्ल्ड वॉर 3 हो। इन्हीं सबके बीच शॉ को रशियंस एक हेलमेट देते हैं जिससे
उसका माइंड ना तो कोई कंट्रोल कर सकता था और ना ही चार्ल्स उसे ढूंढ पाएगा। अब ये बात जब डिवीजन एक्स को पता चलती है तो टीम के बड़े रशिया जाते हैं ताकि वो रशिया में ही शॉ को पकड़ ले। रशियन जनरल के मैंशन पर मौजूद सभी गार्ड्स को मार कर वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जनरल से मिलने शॉ नहीं एमा आई है। चार्ल्स एमा के दिमाग में घुसकर शॉ की लोकेशन जानने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि एमा की बॉडी डायमंड की थी। पर एमा को CIA को सौंप कर उसे एक हाईटेक जेल में बंद कर देते हैं। यहीं उन्हें शॉ का प्लान पता चलता है कि आखिर शॉ वर्ल्ड वॉर 3 करवाना क्यों चाहता है, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो कोई भी इंसान नहीं बचेगा, जिसके बाद शॉ सिर्फ म्यूटेंट्स की एक अलग दुनिया बनाएगा और खुद उस दुनिया का तानाशाह बनेगा। अब जब शॉ को पता चल जाता है कि एमा को CIA वालों ने पकड़ लिया है और उनके पास डिवीजन एक्स नामक म्यूटेंट की संस्था है जहाँ वो म्यूटेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं गवर्नमेंट मिशन के लिए, तो वो अपने साथियों के साथ डिवीजन एक्स पर हमला कर देता है। और इस वक्त ना तो चार्ल्स था और ना है एरिक, तो सभी गार्ड्स को मारने और पूरी फैसिलिटी को बुरी तरह से बर्बाद करने के बाद शॉ अपने साथियों के साथ म्यूटेंट्स बच्चों के पास आकर उन सभी को आ रहे रिवॉल्यूशन में उनका साथ देने को बोलता है, क्योंकि इंसान सिर्फ उनका मजाक ही नहीं उड़ा रहे थे, वो अपने समाज में म्यूटेंट को अलग भी कर रहे थे, मानो म्यूटेंट्स इस अर्थ के ही ना हो। शॉ की बातें सुनकर एंजेला उनकी टीम में चली जाती है, क्योंकि जिस सोसाइटी से वो थी वहाँ पर जो जिंदगी उसने अभी तक जी थी उसमें इंसानों ने हमेशा उसके साथ बुरा ही किया था। अब शॉ को रोकने के लिए डार्विन हॉक के साथ प्लान बनाकर जाता है, पर शॉ हॉक की पावर्स को अब्सॉर्ब करके डार्विन के अंदर छोड़ देता है, जिससे डार्विन की मौत हो जाती है। अगली सुबह चार्ल्स और एरिक को इस तबाही के बारे में पता चलता है तो चार्ल्स सभी म्यूटेंट बच्चों को अपने मेंशन में भेज देता है। इन्हीं सबके बीच में हैंक और रेवन अपनी अलग ही पिक्चर बना रहे थे, जिसमें हैंक और रेवन दोनों नॉर्मल ह्यूमंस की तरह रहना चाहते थे, जिसके लिए हैंक रेवन की DNA पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्योंकि रेवन किसी भी ह्यूमन का फॉर्म ले सकती थी। जब ये बात एरिक को पता चलती है कि रेवन खुद की ओरिजिनल बॉडी को छोड़कर ह्यूमन बनना चाहती है तो वो रेवन से मिलकर उसे समझाता है कि तुम दूसरे लोगों की खुशी के लिए खुद को बदल रही हो, जबकि तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए, क्योंकि जब तक तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो बाकी लोग भी तुम्हें नहीं अपनाएंगे। एरिक की बातों का रेवन पर बहुत गहरा असर होता है और दोनों एक दूसरे के करीब भी आने लगते हैं, क्योंकि चार्ल्स हमेशा से रेवन को ह्यूमन फॉर्म में रहने को बोलता आया है ताकि उसकी वजह से किसी और को तकलीफ ना हो, पर एरिक उसे उसके नेचुरल फॉर्म में रहने को ही बोलता है। एरिक को दूसरों की तकलीफों से मतलब नहीं था, उसे बस खुद की परवाह थी। और यहीं पर हम पहली बार नोटिस करते हैं कि इनके विचार एक दूसरे से कितने अलग हैं। हैंक ने रेवन के DNA से एक सीरम बना लिया था, पर रेवन उस सीरम को लेने से मना कर देती है, पर हैंक उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। अब उस सीरम का असर हैंक पर उल्टा ही होता है, जिसमें वो सीरम हैंक की शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ाने के साथ उसके शरीर को भी रेवन के असली शरीर की तरह ही नीला कर देता है और अब हैंक एक रियल बीस्ट लग रहा था। वहीं पर शॉ डिवीजन एक्स को बर्बाद करने के बाद रशिया जाकर वहाँ के जनरल से मिलता है और एक हथियार से लैस शिप क्यूबा की ओर भेजता है। रशिया के अंदर शिप की जानकारी US नेवी को पड़ती है तो वो भी अपनी बहुत सारी शिप्स को अपने बॉर्डर पर खड़ा कर देती हैं। अमेरिकन शिप्स को देखकर रशिया भी बहुत सारे शिप अपने बॉर्डर पर खड़ा कर देते हैं। माहौल युद्ध वाला बन गया था, एक तरफ अमेरिका दूसरी तरफ रशिया और बीच में एक शिप जो कि क्यूबा पर हमला करने जा रही थी। तो अब इस वॉर का हिस्सा बनने के लिए भेजा जाता है एक्समैन को और वो सब अपने प्राइवेट जेट में US नेवी की तरफ से लड़ाई करने आ गए थे। वहीं दूर समुद्र के बीच हम शॉ को उसके सबमरीन में देखते हैं जो आराम से बैठा वॉर के शुरू होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसने एसेजर की मदद से क्यूबा पर हमला करने वाली शिप सारे क्रू को मरवा दिया था और अभी उस शिप का कंट्रोल एसेजर के पास ही था। इधर चार्ल्स अपने टेलीपैथी की मदद से पता करता है कि उस शिप के सभी क्रू को शॉ के साथियों ने मार दिया है, तो वो एक रशियन कैप्टन के दिमाग को कंट्रोल करता है और रशियन मिसाइल से ही उस शिप को उड़वा देता है जो क्यूबा पर हमला करने जा रही थी। ये देखकर सभी हैरान थे क्योंकि रशियंस ने अपनी ही शिप उड़ा दी। अब जब वो शिप ही नहीं रही तो वॉर भी नहीं होगा, इसलिए अब एरिक एंड टीम शॉ को ढूंढने लगते हैं, जिसके लिए पंछी जेट से नीचे कूद जाता है और चिल्ला चिल्लाकर अपने मुंह से सुपरसोनिक वेव्स निकालने के साथ वो उड़ भी रहा था। जल्दी पंछी शॉ के सबमरीन को ढूंढ लेता है और फिर एरिक अपने मैग्नेटो वाली पूरी पावर्स लगाकर उस सबमरीन को समुद्र की गहराइयों से निकालकर एक आइलैंड के बीच लाता है और फिर शुरू होती है असली लड़ाई, जिसमें एक तरफ एक्समैन और दूसरी तरफ शॉ के खतरनाक साथी। पर शॉ वहाँ पर नहीं होता तो एरिक सबमरीन के अंदर जाता है तो वो देखता है कि शॉ ने सबमरीन के अंदर एक मिरर रूम बनवा रखा है, जिसमें शॉ एरिक के साथ छुपन छुपाई खेल कर उसे अपनी टीम में शामिल होने को बोलता है, क्योंकि वो जानता था कि एरिक को भी उसकी पावर्स की वजह से ह्यूमंस ने
ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, पर बड़ी चालाकी से एरिक शॉ का हेलमेट निकाल देता है और हेलमेट के निकलते ही चार्ल्स शॉ की बॉडी को स्टैचू बना देता है। कुछ देर पहले छुपन छुपाई और अभी स्टैचू खेल रहे हैं। कैसा विलन है यार शॉ। अब एरिक शॉ को मारकर अपना मतलब पूरा करना चाहता था, पर चार्ल्स भी उसके दिमाग में घुसकर उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो शॉ को CIA की गिरफ्त में दे सके। पर चार्ल्स की बातों से परेशान होकर एरिक शॉ का हेलमेट पहन लेता है, जिससे चार्ल्स का कंट्रोल एरिक के दिमाग से टूट जाता है। और आप सबको वो सिक्का याद ही होगा जिसे शुरुआत में शॉ ने एरिक को हिलाने को बोला था, और वही सिक्का एरिक शॉ के सिर में घुसाकर उसे उसके सिर को आर पार कर देता है। यहीं पर हम देख पाते हैं कि एरिक अब मैग्नेटो बन चुका है, क्योंकि उसके विचार भी शॉ की तरह ही थे, जिसमें वो म्यूटेंट्स को ह्यूमन से ज्यादा अच्छा मानता है और इसलिए वो भी ह्यूमंस को मारकर एक नई म्यूटेंट्स की दुनिया बनाने में यकीन रखता है। अब जब एरिक मैग्नेटो बन चुका था तो वो सबमरीन से बाहर आता है और देखता है कि अमेरिका और रशिया दोनों देशों ने उन पर ही मिसाइल से हमला कर दिया था, क्योंकि वो इन सब म्यूटेंट्स की शक्तियों को देखकर डर गए थे। पर अपना मैग्नेटो उन सभी मिसाइल्स को रोक लेता है और उसे वापस उन्हीं शिप की डायरेक्शन में भेज देता है, पर उसे ऐसा करने से रोकती है CIA एजेंट मोयरा। इस बेवकूफ लड़की को समझ नहीं आ रहा होता है कि अगर मैग्नेटो ने वो मिसाइल को नहीं मोड़ा होता तो वो भी इन्हीं के साथ समुद्र में दफन हो जाती। अब जब मोयरा मैग्नेटो पर गोली चलाती है तो मैग्नेटो उन गोलियों का डायरेक्शन भी बदल देता है और उन्हीं गोलियों में से एक गोली जाकर लगती है चार्ल्स की स्पाइन में और चार्ल्स वहीं पर गिर जाता है। मैग्नेटो ने चार्ल्स की बॉडी के अंदर से गोली तो निकाल दी थी और अब वो मोयरा की जान लेने वाला था, पर चार्ल्स उसे रोक देता है क्योंकि चार्ल्स को मोयरा सही लग रही थी और मैग्नेटो गलत। इन्हीं सब में मिसाइल से चार्ल्स का ध्यान हट गया था, इसलिए वो हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है। ह्यूमंस के इन कारनामों के बाद मैग्नेटो पूरे ह्यूमन काइंड के खिलाफ जंग का ऐलान करके चार्ल्स को भी चैलेंज देता है कि अगर वो ह्यूमंस को उसके कहर से बचा सकता है तो बचा ले। फिर मैग्नेटो शॉ की टीम को अपनी टीम बनाता है और वहीं रेवन भी मिस्टिक बनकर उन्हें ज्वाइन करके उनके साथ चली जाती है। म्यूटेंट के इस इंसिडेंट के बाद रशिया और अमेरिका एक हो गए थे और उन्होंने म्यूटेंट के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। वहीं एरिक को व्हील चेयर पर हम उसके मेंशन में देखते हैं, जहाँ पर मोयरा आती है तो चार्ल्स उसे गुड बाय किस करके उसके दिमाग से म्यूटेंट की सारी यादें मिटा देता है, क्योंकि कहीं न कहीं चार्ल्स को भी लग रहा था कि उन्होंने जो अमेरिका के लिए किया उसके बावजूद भी अमेरिका के सिस्टम ने उन्हें धोखा दिया। अब चार्ल्स के पास सिर्फ हैंक बचा था, तो वो अपने मिशन को एक्समैन के स्कूल में बदल देता है, जहाँ पे म्यूटेंट शरण लेकर शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। वहीं पर हम लास्ट में देखते हैं कि मैग्नेटो अपनी टीम के साथ जाकर एमा को भी जेल से छुड़वा लेता है। तो दोस्तों चार्ल्स के विचार ये हैं कि ह्यूमंस और म्यूटेंट एक साथ एक समाज में रहे और एक दुनिया का हिस्सा हो, और वो कुछ ह्यूमंस की गलतियों की सजा पूरे ह्यूमंस को नहीं देना चाहता था। अगर चार्ल्स के विचार भी मैग्नेटो की तरह सारे ह्यूमंस को मारने के होते तो फिर सभी ह्यूमंस को मैग्नेटो वाले हेलमेट की जरूरत पड़ती, क्योंकि चार्ल्स तो 2 मिनट के अंदर प्रेसिडेंट का दिमाग कंट्रोल करके न्यूक्लियर वॉर करवा सकता है और एक झटके में ह्यूमन की सारी आबादी ही खत्म हो जाती, पर चार्ल्स ऐसा नहीं है। और यहीं पर ये मूवी आगे की मूवी के लिए बेस तैयार करके खत्म हो जाती है। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आगे के पार्ट्स आपको चाहिए या नहीं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए